राधे राधे बच्चों। अब हम ओम्स लॉ शुरू करते हैं। हमारे हिसाब से चैप्टर का 3rd पॉइंट है और ये एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 3.4 है। तो ओम्स लॉ बेसिकली जॉर्ज सिमोन ओम ने दिया था और ये जिस वक्त उन्होंने ये दिया था उस वक्त एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर दिया था। तो उन्होंने क्या देखा कि जब किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर को सेम रखा जाए, उसके साथ में कंडक्टर भी सेम ले रहे हैं, मतलब कंडक्टर को वो चेंज नहीं कर रहे, कंडक्टर सेम लिया, ऑब्जेक्ट सेम लिया, कहने का मतलब तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों सेम रख लिया और साथ में मटेरियल सेम रखा मतलब नंबर चार्ज डेंसिटी सेम रखी। तो ओम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेंथ और क्रॉस सेक्शन जो वायर लिया उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन भी वो चेंज नहीं कर रहे थे और साथ में मटेरियल मतलब केवल या तो कॉपर का वायर था तो वही रखा थ्रू आउट या एल्यूमिनियम का था तो वही वायर रखा थ्रू आउट। तो कहने का मतलब केवल एक ऑब्जेक्ट लिया, न तो उसका टेम्परेचर चेंज किया गया, न लेंथ और एरिया को चेंज किया गया और साथ में मटेरियल भी सेम रखा। तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि आपने ये ऑब्जेक्ट लिया, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि जितना भी पोटेंशियल लगाओ, जैसे मान लो V1 पोटेंशियल लगाया तो I1 करंट आई, V2 पोटेंशियल लगाया तो I2 करंट आई, V3 लगाया तो I3 करंट आई और हर बार ये मालूम पड़ा कि पोटेंशियल और करंट का रेशियो कांस्टेंट रहा। ध्यान रखना बेटा, कंडीशंस क्या थी, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया और n सेम था, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल और करंट का रेशियो हमेशा सेम रहा। मतलब V1 पोटेंशियल पे I1 करंट आई, V2 पोटेंशियल पे I2 करंट आई, इसी तरह से आप पोटेंशियल चेंज करते रहे तो Vn पर In करंट आएगी और हमेशा पोटेंशियल और करंट का रेशियो सेम रहेगा। इस रेशियो को जो नाम दिया गया वो नाम था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझें कि अप्लाई क्या किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है और उसके कारण करंट फ्लो हुई। ठीक है, तो अगर कम पोटेंशियल पे ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस कम होगा, या मैं कहूँ कम करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगाना पड़े तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब फ्रैक्शन का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट पर अपने आगे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो V और I का रेशियो कांस्टेंट रहता है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है करंट का और उसका रिजल्ट अपने को करंट में मिलता है। यहाँ पर मैं आपको इसका ध्यान देने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ हम हीट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हीट के फ्लो होने का कारण टेम्परेचर डिफरेंस और जो फ्लो हो रहा है वो अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, तो ये चीज़ हीट रेजिस्टेंस कहलाएगी। इसी तरह से अगर अपन पानी का पाइप लें तो पानी के पाइप में पानी फ्लो होने का कारण प्रेशर डिफरेंस और जो फ्लो हो रहा है वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड। तो पानी के पाइप के लिए रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इनका रेशियो पाइप का रेजिस्टेंस है। तो कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का सिर्फ क्या है, कॉज और रिजल्ट का रेशियो रेजिस्टेंस है। तो वापस हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में करंट फ्लो होने का कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस और उसका इफेक्ट है करंट। ठीक है, तो V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है। अब हम इसके यूनिट्स की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, करंट का यूनिट है एम्पियर, तो रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट पर एम्पियर जिसे हम ओम कहेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर दैट इज 1 ओम। तो अगर किसी कंडक्टर पर 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाने पर, इफ ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस,
अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, वापस समझते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ठीक है, तो अब हम आगे समझें कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो है तो रेजिस्टेंस 1 ओम। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला R इक्वल टू V बाय आई। अगर आप वैसे देखने जाओ रफली तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है भाई? लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है, टेम्परेचर पे करेगा, मटेरियल पे करेगा। ये डिपेंडेंस हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी हाल फिलहाल अपन ने 2 डिपेंडेंस को साथ लें तो हमारे पास में ये वाला रिलेशन आया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास में कांस्टेंट आएगा जिसको हम रो कह रहे हैं। तो यहाँ पे रो क्या है? दैट इज रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? R इक्वल टू रो L बाई ए। तो रेजिस्टिविटी इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, वेयर एज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल और आगे पढ़ेंगे, अभी आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है रो इक्वल टू RA बाई L आ गया बेटा। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो ये क्या हुआ? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया ओम मीटर। इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा लिखने पर ये मिली ओम कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें ये ओम मीटर है, इसको ऐसा नहीं लिखा जाए। अब हम V और I का इक्वेशन यूज लें तो V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है, R की जगह पर हमने रो L बाई ये रख दिया। तो अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं, L को इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बचा बच्चे? V अपॉन L इक्वल टू रो इंटू I बाई ए। तो अब समझना I बाई ए ये तो हुआ करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं E इक्वल टू होता है dV बाई dr। तो ये वाला जो टर्म है ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में ओम्स लॉ से ही दूसरा फॉर्म आ गया E इक्वल टू रो J, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, और रिलेशन कैसा है? लीनियर। इसका मतलब अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और J का जो स्लोप आएगा वो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और जो स्लोप आया वो स्लोप हमारे पास में रेजिस्टिविटी देगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इसी को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, तो J इज इक्वल्स टू I बाई ए। तो करंट डेंसिटी जो है इज नॉर्मल यूनिट एरिया, यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लेते हैं? थ्रू विच करंट इज पासिंग, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और करंट डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, तो हम इसको एज अ वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू रो J। लेकिन ध्यान रखना गलती से भी ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं लिखना है? वेक्टर डिवीजन नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं बट रेशियो में नहीं लिखेंगे इसको। तो हमारे पास करंट डेंसिटी का एक दूसरा फॉर्म और हो गया बेटा। J को सब्जेक्ट बनाओ तो 1 बाई रो, और 1 बाई रो क्या है? इट इज कंडक्टिविटी। ओके, तो अपने पास में रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, जिसको हम कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये भी ओम्स लॉ ही कहलाती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़,
जो मैंने आपको एनसीईआरटी का टॉपिक बोला, ठीक है, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रेजिस्टिविटी जो है, जो हमने फॉर्मूला देखा बेटा R इक्वल टू रो एल बाई ए, उसमें रो इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, आर ए बाई एल। तो हमने रेजिस्टिविटी को ऐसा ले लिया, ठीक है। अब इसको डिफाइन करना है। मान लो लेंथ हमने ली 1 मीटर, एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। अब समझो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो अलग अलग क्वांटिटी हैं, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं है बेटा, ये न्यूमेरिकल इक्वल कहलाएगा। ओके, तो अब समझो, इफ लेंथ इज 1 मीटर, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू आर। तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल किसके, रेजिस्टेंस के। कौन सा वायर, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो और वो उसी मटेरियल का बना हुआ हो। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मेड अप ऑफ दैट मटेरियल। इसी को थोड़ा सा पार्ट और है, समझते हैं। मान लीजिए हमने एक उस मटेरियल का एक यूनिट क्यूब बनाया जो कि सॉलिड है और सेम मटेरियल का बना हुआ है। अब ये यूनिट क्यूब है, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ 1 मीटर है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ये वाला क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर और सारी साइड एल है। तो देखिए अपने पास में जो फॉर्मूला था रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल में आप एल 1 मीटर ले रहे थे, ये 1 मीटर आ गया, और ए जो ले रहे थे 1 मीटर स्क्वायर ले रहे थे, ये आ गया। तो ये दोनों फेस इस क्यूब के अपोजिट फेस हैं। तो रेजिस्टिविटी की नई डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ यूनिट क्यूब मेड अप ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से अब समझो, ये हमने रेजिस्टिविटी समझ लिया, उसका यूनिट वगैरह हो गया। अब ओम्स लॉ से अपन जो रेजिस्टेंस लिखते हैं उसके बारे में खास चीज़ समझना, जिस पे न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए में एल को हम लेंथ ना कहकर क्या कहेंगे, लेंथ अलोंग विच करंट इज फ्लोइंग, और ए क्या है, एरिया नहीं, इसको क्या कहेंगे, एरिया थ्रू विच करंट इज क्रॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अलग से कह रहा हूँ कि लेंथ को लेंथ अलोंग विच करंट इज फ्लोइंग कहने की आदत डालें, और ए क्या है, एरिया थ्रू विच करंट इज क्रॉसिंग। इसका कारण हमें नेक्स्ट इसके जो न्यूमेरिकल के वीडियो होंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आपको आई थिंक ये ओम्स लॉ क्लियर हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल समझेंगे। ओके बेटा, राधे राधे।